अगर हम साउथ एशिया का जायज़ा लें कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनकी इस वक्त इकॉनमी की क्या सिचुएशन है, तो हमें नज़र आता है कि इन गिने चुने मुल्कों में से बेशतर कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो इस वक्त बहुत बुरे हालात में हैं। मेरा ख़्याल था कि शायद वो अपनी तकरीर में इसका ज़िक्र नहीं करेंगी, इस दफ़ा थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करेंगी, लेकिन उन्होंने उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र कर ही डाला। और जो उनकी सो कॉल्ड या जो भी आप कह लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल थी या लिब्रेशन स्ट्रगल थी, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी 3 मिलियन बंगाली मारे गए या उसमें हलाक हुए उस स्ट्रगल में, और सारा जो है ये पाकिस्तान की फ़ौज ने ये किया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। शेख हसीना ने अपने यूएन के स्पीच में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई, जहां पर शेख हसीना का ये कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में 30 लाख लोगों को मार दिया था 1971 के जंग में, इसलिए पाकिस्तान को ऑफिशियली सबके सामने बांग्लादेश से माफ़ी मांगनी होगी। वहीं पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारने के कदम उठा रहा है, पर बांग्लादेश इसके साथ चलने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान माफ़ी मांगे, उसके बाद ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो सकती है। जहां पर भारत एक इकलौता देश है जो साउथ ईस्ट एशिया में ग्रो कर रहा है। बाकी के सब देशों की इकोनॉमी पूरी तरह खराब हो चुकी है और तबाह होने के कगार पर खड़ी है। जहां पर भारत है कि आज दुनिया में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। दुनिया का दूसरा अमीर तक इंसान भारतीय है, जिसका नाम गौतम अडानी है। जहां पर भारत आज पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है और पूरी दुनिया है कि आज भारत के साथ ट्रेड करना चाहती है। और इसके कंपैरिजन में बाकी जो भी कंट्री है जो कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और वो बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़े हैं। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। शेख हसीना साहबा ने तकरीर बड़े अच्छे अंदाज से की, लेकिन जब उन्होंने, और मेरा ख़्याल था कि शायद वो अपनी तकरीर में इसका ज़िक्र नहीं करेंगी, इस दफ़ा थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करेंगी, लेकिन उन्होंने उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र कर ही डाला। और जो उनकी सो कॉल्ड या जो भी आप कह लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल थी या लिब्रेशन स्ट्रगल थी, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी 3 मिलियन बंगाली मारे गए या उसमें हलाक हुए उस स्ट्रगल में, और सारा जो है ये पाकिस्तान की फ़ौज ने ये किया। तो इसका मुझे नहीं समझ आती कि क्यों शेख हसीना इससे जो है इस तारीख़ के इस वर्क को क्यों उल्टा नहीं सकती, पलट नहीं सकती। एक सिविल वॉर हुई, उसमें दोनों तरफ से ज़्यादतियाँ हुई हैं, और जिसका प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब बांग्लादेश गए भी थे 2005 में, उन्होंने रिग्रेट भी किया था, लेकिन शेख हसीना इंसिस्ट कर रही हैं कि जी पाकिस्तान को फॉर्मली अपोलोजाइज़ करना चाहिए। अब जब तक, और ये भी बात सामने रहे कि 8 या 10 अप्रैल 1974 का जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का, उसमें जो आर्टिकल 16 है वो बड़ा क्लियर है कि माजी को भूल कर अब आगे चलें। लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट मुशर्रफ जब गए थे बांग्लादेश तो उन्होंने रिग्रेट ज़रूर किया था। अब हमारा तो ख्याल यही था कि आगे बढ़ें, लेकिन लगता नहीं है कि शेख हसीना की ख्वाहिश है कि मामलात आगे चलें, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तो फ़ोन भी किया था शेख हसीना को, फिर ख़तूत भी लिखे गए थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि मोमेंटम टूट गया। मुझे नहीं मालूम कि, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जिस किस्म के सेशंस होते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स के, तो वहाँ पे मौका मिलता है साइड लाइन पे मुलाकातों का। मुझे नहीं मालूम कि आया हमने शेख हसीना, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म भी न्यूयॉर्क में थे, तो क्या हमने शेख हसीना साहिबा के साथ मुलाकात की, कोई प्रपोज़ल पेश की थी? उनकी तरफ से तो नहीं आ सकती है वो, तो आई एम श्योर।
लेकिन क्या हमने कोई एफ़र्ट की थी बिहाइंड द सीन्स कि ये मुलाकात हो जाए, और अगर की थी तो क्या जवाब मिला बांग्लादेश की जानिब से, ये इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आगे कैसे लेकर जाया जाए। क्या हम माजी में ही रहेंगे या हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता कुछ यूँ है कि जब तक शेख हसीना हैं शायद ये मामलात इसी तरह ही रहें, क्योंकि शेख हसीना अभी तक अपने आप को जो माजी की तल हकीकतें हैं जो दोनों जानिब से हैं उनसे अभी तक अपने आप को निकाल नहीं पाई, वो स्टेट्स वुमन नहीं बन पाई जो कि उनका मुल्क उनसे तकाजा करता है। यानी पूरे साउथ एशिया में अगर हम देखें तो कोई एक मुल्क जो तरक्की करता हुआ हमें नज़र आ रहा है वो है इंडिया, और ऐसी तेज़ रफ्तारी से भाग रहा है कि लगता है कि यहाँ पे जो बाकी मुल्कों को फेस करना पड़ा है वो क्यों नहीं फेस करना पड़ा भारत को। देखिए ये एक स्टडी होना चाहिए, इसकी पूरा एक ये केस स्टडी है। अगर कोई मुल्क इस रीजन का, चले हम दुनिया को नहीं कहते, हम कहते हैं कम से कम ये जो कंट्रीज़ हैं वो अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं और मुश्किल हालात से निकलना चाहते हैं, तो क्या उनको ये केस स्टडी नहीं करनी चाहिए कि पूरे साउथ एशिया में एक ही कंट्री है इस वक्त जो कमाल की तरक्की करता हुआ नज़र आ रही है, यानी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन गया, और जीडीपी ग्रोथ और ट्रेड की हम बात करें, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें, इंपोर्ट्स की बात कर लें, मतलब किसी भी शोबे की तरक्की की बात कर लें तो पूरी दुनिया में वो डिस्कस होता रहता है, लोग उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। पता चला हमें जनाब के दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन बंदा है वो भी वहाँ से बन गया। चलें ये तो मैं बिल्कुल एक आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी तो बेस तो यही है ना कि उनकी इकॉनमी कहाँ पर है, वो कितना तरक्की कर गया है इंडिया, कैसे किया उसने इतनी तरक्की, उसके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, उन्होंने कौन सा मंत्र फूंका है, मतलब क्या मैजिक है उनके पास। ये हमें देखने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या उनके पास है ऐसा कि जिसमें पूरे साउथ एशिया में अगर कोई एक कंट्री अपने पाँव पर खड़ा है, और सिर्फ पाँव पे नहीं खड़ा बल्कि वो तो भाग रहा है अपने पाँव पर, और आगे वो ये कह रहा है, वो ये क्लेम करता हुआ नज़र आ रहा है कि सुपर पावर उसने बनना है। तो ये कैसे हुआ, मतलब उनके पास ऐसी क्या चीज़ है, और क्या उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस बिना पर उन्होंने ये ताकत हासिल की है, क्या उन्होंने अपनी जनरेशन्स की तरबियत ऐसी की है, क्या उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इतने बेहतरीन है कि उन्होंने अपनी इकॉनमी का जो बनाया पूरा प्लान वो बड़ा कमाल का बनाया है कि उसमें तो वो ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, 5वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया में। क्या वहाँ के टीचर्स बहुत कमाल के हैं, क्या वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे पास से लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए। हमारे भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बावजूद हमारा कोई हॉस्पिटल का ऐसा है कि दुनिया में कोई वो अच्छे नंबरों पर आए, अव्वल नंबरों पर आने वाला, और फिर अगर ऐसा है तो फिर यहाँ से जो है वहाँ पर इलाज करवाने क्यों जाते। यानी कोई तो एक शोबा होता है ना जिसमें हम अच्छे हों। हो सकता है ना इस तरह कि हम एजुकेशन में चलें, ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ, देखिए ना वो अगर उसमें हैं, मेडिकल में अच्छे हैं, उन वहाँ पर बड़े अच्छा इलाज होता है, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास देखिए हम एजुकेशन में कितने अच्छे हैं, एजुकेशन में भी वो अच्छे हैं। देखिए हम इकोनॉमी में कितने अच्छे हैं, इकोनॉमी में भी वो अच्छे हैं। कोई भी आप उठाकर देख लें तो हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, ज़रा हम क्रिकेट में जो है वो थोड़ा क्रिकेट के खेल में हम थोड़ा मुकाबला कर लेते हैं और हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, लेकिन चलें, हार जीत चलती रहती है, वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो क्या हम खेल से ही सीख सकते हैं, खेल से ही सीख लें यार, कि अगर हम खेल में कभी उनको हरा भी देते हैं और कभी हार भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभार जीतते भी तो है ना। तो इतनी वहाँ पे शायद इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। तो